Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the third lecture for the chapter Alternative Costing Techniques. हमने so far ABC costing की बात की है, हमने टारगेट कॉस्टिंग की बात की है और अब हम जो थर्ड कॉस्टिंग है दैट इज और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम उसकी बात करेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को बेस्ट हम समझ सकते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ, ओके, जो आपकी बुक्स में भी बना हुआ है, स्टडी हब पे भी है, यू गाइस कैन रेफर टू दैट एज वेल। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती क्या है, देखें, आजकल की डायनामिक वर्ल्ड में, फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जब भी एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जब एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कंपनी ये चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लंबे अरसे तक मार्केट को गेन करे रखे, यानी लंबे अरसे तक जो कस्टमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करे और हमारा प्रोडक्ट बिकता रहे, राइट। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आजकल की दुनिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर रोज नया प्रोडक्ट निकल रहा है, हर रोज नया कंपैटिटर जो है वो आ रहा है, हर रोज बिजनेसेस बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, राइट। सो इस तरह की अनसर्टन टाइम और अनसर्टन वर्ल्ड में बिजनेसेस बहुत ज्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर कि यार वो जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट कितनी सेल करेगा, कितने यूनिट्स उस प्रोडक्ट के बिकेंगे और कितने टाइम तक वो प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा। मैंने तीन बातें बताई, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर वन, सेल्स, कि कितनी सेल्स वो करेगा। नंबर टू, कितने यूनिट्स सेल होंगे। एंड टाइम इन मार्केट वो कितना स्पेंड करेगा। इन तीन बातों का आंसर देने के लिए जो आजकल के बिजनेसेस हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं, वो क्या करते हैं, वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते हैं। अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही उसकी 70 to 80% लाइफ को एस्टिमेट कर लेते हो, बजट कर लेते हो और ये अंदाजा लगा लेते हो कि अच्छा इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, ये प्रोडक्ट बिकेगा कितना, इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होंगी, कितना टाइम मार्केट में रहेगा। इन तमाम चीजों का आंसर जो है आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से लगा सकते हो। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग याद रखिएगा 70 to 80% आपकी पहली स्टेज पर, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज होती है, उस पर कर दी जाती है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में सबसे पहली जो स्टेज हमारे पास आती है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको R&D भी कहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और यहाँ हम कह सकते हैं ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें एंड रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट एंड इनिशियल डेवलपमेंट। ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी पहली स्टेज है। इस स्टेज पे प्रोडक्ट बना नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ रिसर्च हो रही है, और यानी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, ये तमाम बातें आपने रिसर्च करनी है। फिर उस प्रोडक्ट को आपने डेवलप करना है। अब क्योंकि इस स्टेज पर आपका प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ होता तो ग्राफ देखिए कि ये स्टेज कौन सी स्टेज होगी, ये आपकी लॉस स्टेज होती है। लॉस स्टेज एज नो रेवेन्यू इज अर्न्ड, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट बना ही नहीं है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस पर कॉस्ट लग रही है, मैक्सिमम कॉस्ट इसी स्टेज पर लगती है। तो आपका वो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो लॉस मेकिंग होता है, ठीक है। फिर नंबर टू हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में ये आपकी सेकंड, अब आई गेस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यू गाइस कैन नाउ अंडरस्टैंड कि ये सेकंड स्टेज है। इसमें योर प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन मार्केट और उसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखें कि अगर एक प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नया नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो कस्टमर्स को नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। कस्टमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, ओके, कस्टमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, अभी अभी मार्केट में आया है, तो कस्टमर्स का जो शिफ्ट होता है उसको लगने में
थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, कि कस्टमर्स को अभी तक आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, कस्टमर्स आर हेजिटेंट टू ट्राई योर प्रोडक्ट, वो हिचकिचा रहे हैं आपका प्रोडक्ट यूज करने में, सो कस्टमर विल नॉट प्रेफर योर प्रोडक्ट। तो स्टिल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेरी लो रेवेन्यू होगा। ठीक है, एंड मेजरली आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, लॉस में जा रहा होगा। ठीक है, फिर नंबर 3 हम बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की। अब ग्रोथ स्टेज आपका थर्ड स्टेज होता है, इसमें अब कस्टमर्स को आहिस्ता आहिस्ता आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। तो हम लिख लेते हैं कस्टमर्स आर नाउ गेटिंग अवेयर एंड रेफरिंग योर प्रोडक्ट। ओके, सो कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स आपके अब प्रोडक्ट के बारे में उनको पता चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू इज जनरेटेड एंड प्रोडक्ट इज इन प्रॉफिट नाउ। ओके, अब रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता जनरेट हो रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट में जो है वो जा रहा होगा। ठीक है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो कर रहा होगा। फिर नंबर 4 स्टेज हमारे पास मेजर स्टेज होती है, दैट इज मेच्योरिटी स्टेज। अब मेच्योरिटी स्टेज क्या होती है, तो याद रखिएगा मेच्योरिटी मेन स्टेज होती है आपके प्रोडक्ट की। ओके, एंड दैट इज बेसिकली the decider stage of your product. Maturity stage में your product is at peak, generating maximum revenue and profit. ओके, और आपका प्रोडक्ट जो है वो पीक पे चला गया, कस्टमर बहुत ज्यादा अवेयर है, कस्टमर्स आर नाउ प्रेफरिंग योर प्रोडक्ट एंड दे वांट टू यूज योर प्रोडक्ट एट ऑल कॉस्ट। तो अब आप मैक्सिमम रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो, आप प्रॉफिट भी मैक्सिमम जनरेट कर रहे हो, राइट। बिजनेसेस विल वांट कि हमारा जो मेच्योरिटी स्टेज है, बिजनेसेस विल वांट टू प्रोलॉन्ग द मेच्योरिटी स्टेज एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, बिजनेसेस ये चाहेंगे कि आपका जो मेच्योरिटी स्टेज है वो मैक्सिमम जो है वो इनहांस हो, जितना ज्यादा हम अब जो है वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उतना ही करें, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं दे विल ऑलवेज वांट टू अर्न अ प्रॉफिट, राइट। सो मेच्योरिटी स्टेज आपका वो स्टेज होता है जिसमें एक प्रोडक्ट को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाता है, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, और एक प्रोडक्ट जो है वो टॉप पोजीशन पर होता है। अब देयर आर टू वेज टू enhance और टू prolong द मेच्योरिटी स्टेज। ओके, अब वो दो स्टेजेस कौन से, वो दो वेज कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहला हमारे पास है इनोवेशन एंड नंबर 2 सक्सेसर। या तो आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है उसको रीलॉन्च करो विथ न्यू मॉडिफिकेशंस। ऑब्वियसली अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चला गया ना, कस्टमर्स रिव्यूज देंगे, कस्टमर्स बोलेंगे ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा लॉन्च कर दो, तो नया वाला वर्जन उसका आ जाएगा, राइट। और अगर आपने ऐसा नहीं करना, इनोवेशन नहीं लेके आनी, तो फिर एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट निकालो। उस वक्त जब आपका पुराना प्रोडक्ट हाइप पे होगा, तो जो न्यू प्रोडक्ट आएगा ना, वो आपका इंट्रोडक्शन स्टेज के बजाय डायरेक्ट ग्रोथ पे चला जाएगा, वो यहीं से लॉन्च हो रहा होगा आपका प्रोडक्ट। ऑब्वियसली डेवलप तो हो गई होगा, पर उसमें इंट्रोडक्शन स्टेज कैंसिल आउट हो जाएगी और वो डायरेक्ट ग्रोथ में चला जाएगा, तो वो ग्रोथ से इजीली मेच्योरिटी पे अचीव हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ना एप्पल जो है वो क्या करता है, एप्पल जैसे ही अपना एक फोन लॉन्च करता है, एक साल बाद दूसरा फोन लॉन्च कर देता है। तो एप्पल जब वो इंट्रोडक्शन स्टेज में नहीं जाता, वो डायरेक्ट ग्रोथ के स्टेज में पहुंच जाता है, क्योंकि पीपल नो अबाउट एप्पल, उसका ब्रांड इमेज है, राइट। सो आपके पास दो तरीके होंगे मेच्योरिटी स्टेज को प्रोलॉन्ग करने के। पहला स्टेज क्या है कि आप उसका इनोवेशन लेकर आओ, यानी उसमें न्यू मॉडिफिकेशंस लेके आओ, और सक्सेसर उसका एक नया मॉडल जो है वो लॉन्च कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज आपका डिक्लाइन स्टेज होता है। और डिक्लाइन स्टेज में एज ऑल नो कि अब आपकी मेच्योरिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, मेच्योरिटी फॉल कर रही है। ओके, सेल्स लो है, रेवेन्यू लो है, प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और कस्टमर्स आर शिफ्टिंग देयर प्रेफरेंस, कस्टमर नाउ शिफ्टिंग देयर प्रेफरेंस।
अब आपके प्रोडक्ट को बहुत टाइम हो चुका है, कस्टमर्स आर नाउ गेटिंग बोर ऑफ योर प्रोडक्ट, अब कस्टमर्स उसके अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। तो डिक्लाइन के बाद देयर इज अब क्योंकि अब आपने मेच्योरिटी स्टेज जो है वो लूज कर दी है, नाउ देयर इज नो गोइंग वे बैक। तो अब आपका क्या होगा, अब आपका डिक्लाइन हो रहा होगा, जिस तरह नोकिया का डिक्लाइन हुआ था, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था, न्यू इनोवेशंस नहीं लेकर आए थे। अब वो जितना मर्जी चाहे वो दोबारा मेच्योरिटी स्टेज पे नहीं आ सकते, राइट। सो डिक्लाइन जो है इसका आपका लॉस मेकिंग स्टेज जो है वो दोबारा से हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस हो रहे होते हैं प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो आप ऑटोमेटिकली लॉस में चले जाते हो और अपना प्रोडक्ट जो है वो सीजेस फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्ट cease to exist, ये ceases production, ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन ceases, प्रोडक्शन ceases। ओके, सो इसमें क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो सीज हो जाती है। देयर इज अ टाइम कि जब आपको आपका प्रोडक्ट आपका जो बिजनेस है वो देखेगा कि आपका प्रोडक्ट अब नहीं चल रहा, तो प्रोडक्ट जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दीज वर द 5 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टोटल कॉस्ट इन इंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी में उसकी जो भी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, के टोटल पूरे कितने आपने यूनिट सेल आउट किए हैं, तो वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपकी हो जाएगी। एंड दैट विल बी पर यूनिट कॉस्ट आपको आ जाएगी। याद रखिएगा 70 to 80% ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होती है। दिस इज ऑल फॉर योर एफएमए। यहाँ पर हमारा जो है ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है, एंड विद दिस हमारा जो अल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद वी विल बी नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर इन लाइन, जो कि चैप्टर 10 है। Then we will be moving towards chapter 11 and 12. I'm basically following the Kaplan book sequence, right? So you can also find it on the BPP and Study Hub as well. This was the end of this chapter. So thank you so much, guys. See you in the next lecture. Take care and have a good day. Bye.